हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन को कवर करा रहे हैं और इस कड़ी में नवंबर की मैगज़ीन कंप्लीट हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दिसंबर की मैगज़ीन चल रही है जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी की कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक्स। और अभी आईआर का पोर्शन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो जो हमारा था आईआर का वो था भारत मालदीव संबंध, और ये दिसंबर के मैगज़ीन में भी मौजूद है। और कल भी, और उससे एक दिन एक्चुअली 2 दिन पहले उस वक्त भी मालदीव काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको प्लीज़ कवर कीजिएगा। और आज का टॉपिक है नेपाल चीन साझेदारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि नेपाल और चीन की जो साझेदारी है, ये वाला पार्ट न्यूज़ में क्यों है आखिर। तो क्या हुआ है कि जो हाल में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो चीन की यात्रा पर गए थे और उन्होंने कुछ पक्षों पे समझौता के हस्ताक्षर किए हैं। सड़क निर्माण से संबंधित, व्यापार से संबंधित, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुपक्षीय नहीं, द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि इन्होंने 7 समझौते ज्ञापन के साथ साथ 12 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब वो 12 समझौते क्या क्या हैं, मतलब नेपाल और चीन के बीच जो हस्ताक्षरी सिग्नेचर जो समझौते हैं वो क्या हैं कि नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग और चीन के जो राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के बीच सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था निगम को बढ़ावा देना, हरित और निम्न कार्बन विकास पर सहयोग, कृषि, पशुधन और मत्स्य के क्षेत्र पे भी सहयोग है इन दोनों का, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भी सहयोग है। नेपाल चीन व्यापार भुगतान समझौते की समीक्षा तंत्र, इस पे भी सहयोग किया गया। नेपाल से जो चीन तक की जो चीनी चिकित्सा है, ठीक है, उसके लिए पौधों से जो प्राप्त औषधि सामग्री है उसका निर्यात करना है, ठीक है। फाइटोसैनिक आवश्यकताओं में से एक है जिसे पौधे का नाम है फाइटोसैनिक, ठीक है। तो उनके लिए भी इस प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किया गया है। एक जो है GSI यानी जो ग्लोबल है सिक्योरिटी इनिशिएटिव, उसके ऊपर नेपाल ने अपना जो अस्वीकार प्रस्तुत किया है, ठीक है। यानी इस पे इन्होंने अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। इस बात को लेकर के क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो भारत और चीन और अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक संतुलन है उसको सुरक्षित रखने के लिए नेपाल ने इसे अपने हित में नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इस मामले पे जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसमें वो शामिल नहीं हुए हैं नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि चीन और नेपाल के जो संबंध है उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसके बाद भारत और नेपाल का क्या बैकग्राउंड रहा है और इनके बीच क्या विवाद हैं, क्या संबंध किस तरीके के हैं, वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेपाल है वो भारत और चाइना दोनों का पड़ोसी राज्य है, ठीक है। मैं आपको मैप में शो करती हूँ। तो ये है चाइना, तिब्बत, और ये जो आपको दिख रहा है बीच में ये है नेपाल, और यहाँ है इंडिया का पार्ट, ओके। तो ये बीच में नेपाल इसका पड़ोसी और चाइना का पड़ोसी, दोनों के पड़ोसी देशों में से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, क्योंकि चाइना और इंडिया की आपस में बनती नहीं है कुछ ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हाल ही में क्या हुआ है कि जो चीन ने है ना वो अपना प्रभाव नेपाल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उनको मिला मौका कैसे दिया। तो भारत की तरफ से जब 2015 में, ठीक है, नेपाल पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे 6 महीने के लिए, आर्थिक नाकेबंदी टाइप की, ठीक है। तब चाइना ने अपना जो है ना इसको मौका समझा और वो तेज़ी से प्रवेश किया नेपाल के अंदर। तो किस रूप में वो प्रवेश किया, ठीक है, आपको तो पता है कि चाइना क्या करता है, आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा सक्षम है। तो वो आर्थिक रूप से और योजनाओं के माध्यम से और कई कल्चरल जो है वो सहयोग के माध्यम से, क्योंकि चाइना का जो पार्ट है नेपाल से लगता है वो उधर के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा टच करता है, और चाइना और नेपाल का पार्ट जो इंडिया को लगता है वो भी कल्चरली आपको संक्रमण का क्षेत्र है। तो इस के माध्यम से भी वो इसमें प्रवेश करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या किस तरीके से इन्होंने हस्तक्षेप किया है।
तो चीन ने क्या किया कि राजनीतिक तौर पे जो आक्रामक हस्तक्षेप उसने शुरू किया। कैसे? तो जो 2 कम्युनिटी पार्टी है नेपाल की, कम्युनिस्ट पार्टी है सॉरी, तो जो है पार्टी माओवादी सेंटर तथा यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है? तो इनके साथ इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, चाइना ने सपोर्ट किया है। फिर नेपाल में जो कम्युनिस्ट आंदोलन हुए थे, उसमें क्या हुआ है कि वो जो है विचारधारा वो चाइना से है संबंधित, ठीक है? माओवादी इसको मतलब प्रमोट करते हैं चाइनीज़। तो उन्होंने माओवादी जो आंदोलन है उसमें अपने वैचारिक, तार्किक और जो सैनिक समर्थन है वो नेपाल में उन्होंने माओवादी आंदोलन में अपना सहयोग दिया। फिर नेक्स्ट है जो क्रॉस हिमालयन रेलवे, बंदरगाह, पनबिजली संयंत्र, ऐसी जो कनेक्टिविटी परियोजनाएं हैं उसमें अपना आर्थिक सहयोग, जो कि हमेशा से यही वो इस्तेमाल भी करते हैं, आर्थिक सहयोग में वृद्धि वगैरह। तो उन्होंने आर्थिक सहयोग किया कनेक्टिविटी में। और नेपाल का जो BRI यानी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी नेपाल ने अपनी रुचि दिखाई है, जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके लिए भी। तो आगे जो नेपाल और चाइना के बीच में सुरक्षा और रक्षा सहयोग भी हैं, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं ये दोनों आपस में। और नेपाल सैनिक सहायता भी देता है, मतलब नेपाल को चीन सैनिक सहायता देता है, नेपाल क्या देगा। और नेक्स्ट है इन दोनों के बीच के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। तो क्या हुआ था कि 2020 में नेपाल ने एक काला पानी लेक पुल सॉरी लीपू लेक, लिम्फी या धूरा, ठीक है, ये क्षेत्राधिकार को अपने मैप में शामिल किया था। तो इसका जो है ना चीन ने पहचानने से इनकार कर दिया था, मतलब इस पे इसने अपनी सहमति नहीं जताई थी। ओके, तो ये मुद्दा रहा। आगे क्या है कि नेपाल में चीन की बढ़ती उपस्थिति का प्रभाव जो है वो भारत पे क्या पड़ेगा। ठीक, पहला है सुरक्षा चिंताएं, ये तो सबसे बड़ा ही मुद्दा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर नेपाल चाइना के साइड हो गया, ठीक है, विचारों से और सहयोग से, ठीक, तो फिर क्या होगा। आपने देखा कि एक तरफ चाइना है उसके नेपाल के नॉर्थ में और इसके साउथ में इंडिया है, ठीक। तो इसमें क्या होगा प्रॉब्लम कि ये नाकेबंदी जैसी, घेरेबंदी जैसी स्थिति हो जाएगी भारत के लिए, ठीक। और एक क्योंकि जो नेपाल है वो भारत और चाइना के साथ एक लंबी सीमा जो है, बॉर्डर जो है वो साझा करता है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है इंडिया के लिए। खैर आगे जो है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो क्या है। तो ये चीन के थ्रू जो है ना चलाई गई एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है कि ये कनेक्टिविटी के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से अलग अलग देशों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी कनेक्टिविटी को चाइना से जोड़ें, जिससे क्या होगा कि उनके जो व्यापार की जो निर्भरता है वो कम हो पाएगी और चाइना पे ज़्यादा हो पाएगी अन्य इसके मुकाबले, ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ कि भारत के व्यापार को हानि होगी, क्योंकि नेपाल चाइना पे निर्भर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय समन्वय को लेकर चुनौती उत्पन्न होगी। तो जो चीन के साथ नेपाल का जो घनिष्ठ संबंध है वो दक्षिण एशिया जो हमारा ये पार्ट है, ठीक है, ये भारत है, तो यहाँ पर क्या होगी कि जो राजनीतिक मजबूती है वो चीन को वो इनके घनिष्ठ संबंधों की वजह से प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसको लेकर के काफ़ी सारी चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी और आप देख रहे हो कि चाइना जो है अपना इंडियन ओशन और जो पैसिफिक ओशन है इस साइड पर, वहाँ पे अपना जो है ना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अलग अलग देश साथ में आ रहे हैं जो दक्षिण एशिया के हैं सहयोग के माध्यम से, ताकि वो चाइना के जो प्रभुत्व है उसको कम कर सके। तो इस हिसाब से ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के लिए नेपाल का महत्व क्या है, कितना ज़रूरी है नेपाल, ठीक। तो पहली बात तो यही है कि आप देख सकते हो कि, चलिए मैं आपको ये मैप में शो करती हूँ। यहाँ पे जो 5 राज्य हैं वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। ये 5 जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ अपना जो बाउंड्री है वो साझा करते हैं। और साथ ही साथ जो है उनकी जो संस्कृति है, आर्थिक आदान प्रदान है, जो नागरिकों का सहयोग है एक दूसरे के, वो कहते हैं ना, एक शब्द यूज़ करते हैं भारत और नेपाल के संबंधों के लिए कि भारत और नेपाल के संबंध जो है वो रोटी और बेटी का संबंध है। यहाँ से इंडिया के बॉर्डर लाइन से
बहुत सारे ऐसे परिवार हैं भारतीय हैं जिनके शादी जो है आपको नेपाल में की जाती है। अक्सर ये बिहार के पोर्शन में ज़्यादा है, ठीक, कि वहाँ से जो है ना शादियाँ काफ़ी ज़्यादा नेपाल के एरिया में की जाती हैं। पश्चिम बंगाल के भी काफ़ी एरिया के जो लोग हैं वहाँ पे शादी से संबंधित है, ससुराल और मायका वाला संबंध है। और हमारा पुराना संबंध भी है राम और सीता के टाइम का। भगवान राम और सीता का भी संबंध नेपाल और भारत के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो आगे है कि हिमालय सीमाओं के मध्य भूटान के साथ जो उत्तरी सीमावर्ती जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे भी संभावित आक्रमण के ख़िलाफ़ जो है नेपाल ही हमारे लिए बफर ज़ोन का काम करता है कि अगर चाइना कल को आक्रमण करना चाहे तो उसके लिए डायरेक्ट हम टारगेट नहीं हो सकते। हमारे लिए बीच में एक ज़ोन है नेपाल जो बफर ज़ोन की तरह काम करता है, ठीक है। आगे है रक्षा सहयोग। तो रक्षा सहयोग भारत और नेपाल का कैसा रहा है कि भारत ने नेपाल को उन उपकरण मुहैया कराए हैं, प्रशिक्षण मुहैया कराए हैं जो आधुनिकीकरण में उसकी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। भारत के नेपाल के जो बटालियन स्तर के जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं जिनको कहते हैं सूर्य किरण, ठीक है, वो भी बारी बारी से टर्न बाय टर्न होते रहते हैं। और जो वर्तमान में लगभग जो 32,000 गोरखा सैनिक हैं जो नेपाल के हैं वो भारतीय सेना में सेवारत हैं। तो इतना क्लोज़ है कि वहाँ हम दूसरे देश के नेपाल के संबंध में हम बोल रहे हैं कि वहाँ के लोगों को भी हमारे यहाँ सेना में जगह दी गई है और वो ये कम नहीं है, 32,000 लगभग काफ़ी बड़ी संख्या होती है। नेक्स्ट है 1950 की जो शांति और मित्रता की जो संधि है वो भी हमें नेपाल और भारत के संबंधों को और मजबूत बनाती है। तो उस संबंध में क्या हुआ था, संधि में क्या हुआ था कि निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाजाही का जो क्रम है नागरिकों के बीच भारतीय और नेपाली, उन पे व्यवहारिक तो रूप से बढ़ावा देने के लिए ये संधि की गई थी। और आपको शायद ये भी पता होगा कि हमें नेपाल में जाने के लिए कोई भी वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। खैर मैं तो कई बार गई हूँ तो मुझे पता है कि हम आसानी से जा आ सकते हैं शॉपिंग के लिए, स्पेशली शॉपिंग के लिए अपन गए थे। तो खैर नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र में सहयोग। जून 2023 में क्या हुआ था कि दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि नेपाल से 10,000 मेगावाट की जो विद्युत है उसके आयात का लक्ष्य रखा गया था, आयात का लक्ष्य, ठीक है। और फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना और लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, इसके विकास में भारत के जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जो पावर प्लांट्स हैं, पावर कॉरपोरेशन है NHPC, वो नेपाल के विद्युत उत्पादन जो कंपनी लिमिटेड है उनके साथ समझौता किया, उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो विद्युत परियोजना से संबंधित इनके जो आपसी संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक। अब आगे की राह क्या है कि चुनौती तो हैं काफ़ी सारी, तो इन चुनौतियों को कम करने के लिए भारत को नेपाल के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहने की ज़रूरत है, ठीक है। उनके विकास में सहयोग करना, उनके आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना, लोगों के बीच के जो संबंध है उनको बढ़ावा देना, ठीक है। तो इन इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ाना ताकि लोग आपस में जुड़े रहें। तो अगर कल को कोई भी चीज़ मतलब अगर पर फैलाती है, नेगेटिविटी पर फैलाती है या कुछ युद्ध या इस तरीके के संबंध या उत्पन्न होते हैं, तो जो इमोशनल कनेक्टिविटी है वो बहुत काम आती है, ठीक है। तो इनको बढ़ावा देने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम कि जो बढ़ते हुए जो चीन का प्रभाव है उसको संतुलित करने के लिए, ठीक, अपने जो दक्षिण एशिया वैसे तो वहाँ पे काफ़ी सारे पहल चल रही हैं, तो बहुपक्षीय पहल, क्षेत्रीय सहयोग, इन पे काम करना चाहिए, ठीक। इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए कूटनीतिक संवाद, सहयोग, इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। और जो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो है नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी बताइए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन का जो बढ़ता प्रभुत्व है वो भारत के लिए किस प्रकार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो खैर मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आया हो। मैं धीरे धीरे और भी इम्प्रूव करती जाऊँगी। खैर इससे रिलेटेड और भी जो PYQs हैं UPSC के, हम उसको भी देख लेते हैं।
PYQs के प्रीलिम्स में जो है भारत और नेपाल से संबंधित तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट चाइना से रिलेटेड बस ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। ठीक है, तो और इसमें चाइना, भारत, म्यांमार, वियतनाम, और इसमें भारत रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। तो ये खैर ये PYQs का, तो इससे बस ये पता चलता है कि आपका जो क्राइटेरिया है निर्यातक, आयातक और तेल से संबंधित कि यहाँ पे चावल है, ठीक है, तो वहाँ पे तेल से संबंधित और कृषि से संबंधित, ठीक है, ये टॉपिक्स से पूछे जाते हैं कि इसमें दूध से भी संबंधित ये होता है, पशुपालन से संबंधित, तो ये मेन विषय हो जाते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा निर्यातक, आयातक, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए मेंस भी देख लेते हैं। खैर मैंने नेपाल और चाइना और इंडिया और चाइना से संबंधित क्वेश्चन मेंस में तो अभी पिछले 10 सालों का नहीं यहाँ पे शो हो रहा है और इसलिए मैं इसको तो मेंशन कर नहीं पाऊँगी।